गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। मैं नंद किशोर। आज आपके लिए लें कक्षा 9th विषय संस्कृत व्याकरण चैप्टर 1 समास। तो समास में अब तक हमने बहुब्रीहि समास तक पढ़ लिया और ये जो तत्पुरुष समास है वो भी पढ़ लिया, लेकिन उसके कुछ अन्य भेद हैं। उसमें जो फर्स्ट नंबर था द्विगु तत्पुरुष समास, जिसमें संख्या पूर्व द्विगु था। इसमें प्रथम पद संख्यावाची और समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि सप्ताह सप्ताहम अहना अहनाम समाहार नवरात्रम, इस प्रकार हमने पढ़े थे। फिर इसी का एक भाग पढ़ा था हमने कि समासिक पद में द्वितीय पद में अकारांत होता है तो द्विगु समास प्रयुक्त होता है, और वहाँ नपुंसकलिंग के स्थान पर स्त्रीलिंग लिखा जाएगा। जैसे त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार, शताब्दी शतानम अब्दानाम समाहार, है ना। उसी प्रकार एक इसका एक और सूत्र वार्तिक पढ़ा था कि पात्रादि जो गण होते हैं उसमें पात्र युग भुवन द्विगु समास होता है, लेकिन इसमें नपुंसकलिंग में ही प्रयोग करते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं करते हैं। जैसे पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समाहार, त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहार, ठीक है। इसी प्रकार इसका सेकंड भाग है नह तत्पुरुष। नह में क्या होता है कि अ अन न अवयव के रूप में प्राप्त होते हैं, वो न तत्पुरुष होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि समस्त पद के अवयव को हटाकर न शब्द जोड़ते हैं और विग्रह करते समय न के स्थान पर अ अवयव का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो फिर इसमें आया था अब्राह्मण यानी कि न ब्राह्मण, अनादि न आदि, अनेकम न एकम, नास्तिक न आस्तिक, ठीक है, अविवाद न विवाद। तो इसी तत्पुरुष समास के अन्य भेदों में नंबर 3 पे आता है प्रादि तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था इसमें कि जब किसी सामासिक पद के रूप में प्र प्रा अप सम आदि उपसर्गों का प्रयोग होता है तो वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास होती है। यानी उपसर्ग में प्र यानी अधिक या आगे, प्रा यानी कि विपरीत, अप यानी बुरा, ठीक है, सम यानी कि पूर्ण या अच्छी तरह। उपसर्ग का प्रयोग होता है प्रादि तत्पुरुष समास में, तो वहाँ प्रादि तत्पुरुष समास होना जाएगा। तो इसमें देखिए प्रथम पद जो इसी का एक भाग है, प्रथम पद में प्र उपसर्ग है तो इसका अर्थ होता है आगे या अधिक होने पर गत अर्थ में होता है। प्र जहाँ इसमें प्रथम पद में उपसर्ग आएगा उसके साथ विग्रह में गत अर्थ में होगा। जो विग्रह में द्वितीय पद में, क्योंकि दो पद है प्रथम पद और द्वितीय पद में क्या होगा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। समस्त पद और समास विग्रह, जैसे प्राचार्य समास विग्रह प्रगत आचार्य, प्रगत यानी कि आचार्य से भी अधिक, आचार्य से भी अधिक, तो ये हो गया प्राचार्य। आचार्य यानी कि अपन कॉलेज लेवल में इसकी बात करते हैं तो आचार्य, तो उनके जो ऊपर होते हैं उनसे जो अधिक होते हैं वो प्राचार्य होते हैं। तो ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद, ठीक है। तो द्वितीय पद में क्या कहा कि इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, आचार्य से अधिक। उसी प्रकार प्राध्यापक
संधि करते हुए पता चल जाएगा। तोड़ते तो इसका समास करो, प्रगत अध्यापक यानी कि अध्यापक से अधिक प्राध्यापक। इसका एक उदाहरण है प्रपितामह, पितामह से प्रगत पितामह, है ना। इसी का एक द्वितीय रूप देखें कि प्रथम पद में अति, अति का अर्थ होता है अधिक या परे। प्रथम पद में क्या, ये अति है, अति में अति उपसर्ग क्या क्या होता है, अधिक या परे। तो अति उपसर्ग होने पर इसमें क्रांत अर्थ में विग्रह, किसमें, क्रांत अर्थ में विग्रह में क्या होगा, द्वितीय पद। द्वितीय पद में क्या होगा कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किसका, द्वितीय विभक्ति का, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसमें देखोगे कि समस्त पद और समास विग्रह। तो समस्त पद में पहला है अतिरतः, क्या है, अतिरतः। समास विग्रह क्या हुआ, अतिक्रांतः रथम, अतिक्रांत रथम। तो ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद। तो इसमें कहा कि द्वितीय पद में क्या होगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, रथम। ये रथम में द्वितीय विभक्ति है, रथ से परे या अधिक, ठीक है। तो जैसे राम शब्द की ले, रथम रामम रामे रामान, ठीक है, रथम। अत्य स्वा, अत्य स्वा, है ना, अत्य स्वा यानी कि अत्ता अतिक्रांत अश्वम, अतिक्रांत अश्वम। अश्व से अधिक, यत्व से परे। अतिमाल, अतिक्रांत मालम। फिर अत्यस्व, ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब देखिए इसी का तीसरा भाग देखें। प्रथम पद में निर, निर उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या बाहर। निर उपसर्ग होने पर क्रांत, इसमें भी क्रांत अर्थ में प्रयोग होगा। और विग्रह में क्या होगा, द्वितीय पद में पंचमी विभक्ति। जैसे राम की ले लेते हैं, रामात, रामाभ्याम और रामेभ्य। तो इसमें देखिए समस्त पद में, समस्त पद समास विग्रह, समस्त पद में निर्ग्रह, निर्गृह। तो समास विग्रह क्या होगा, निर्गतः गृहात्, निर्गतः गृहात्। ये द्वितीय पद है तो इसमें पंचमी विभक्ति हो गई। और इसमें फिर देख लेते अपन कि निरग्रहित भी कर सकते हैं और निष्क्रांत भी कर सकते हैं। के सामने एक लिख देता हूँ मैं, निर्गत ग्रहित भी कर सकते हैं या निष्क्रांत भी कर सकते हैं अपन। जो आपको जिस प्रकार उचित लगे वो आप कर लेना। निष्क्रांत हो, निष्क्रांत, ठीक है ना, निष्क्रांत या निर्गत।
प्रयोग कर सकते हैं। गद्य प्रयोग लिख सकते हैं और क्रांत प्रयोग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो निष्क्रांत करें या निर्गत ग्रहात करें कि ग्रह से बाहर या ग्रह के बिना, निष्क्रांत धनात् या निर्गत धनात् धन के बिना। ठीक है। उसी प्रकार का उदाहरण है निष्कोशाम्बी या निर्गत कोशाम्बी, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। अब देखिए प्रथम पद में परि, प्रथम पद में परि उपसर्ग है। प्रथम पद में परि उपसर्ग परि का अर्थ हुआ चारों ओर या पास में। परि उपसर्ग होने पर ग्लान अर्थ में विग्रह कार्य में द्वितीय पद में चतुर्थी विभक्ति तो आपको पता है कि संप्रदान के लिए इसमें रामेभ्य अगर पंचमी आ रही है तो अपदान में हो जाएगा, अलग होने के अर्थ में। और इसमें द्वितीय पद में चतुर्थी विभक्ति अर्थ हुआ संप्रदान के लिए, यानी कि रामेभ्य रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक है ना। क्या जाएगा? रामाय रामाभ्याम और रामेभ्य, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो समस्त पद समास विग्रह पर्यधनम पर्य अध्ययनः, समास विग्रह परिग्लान अध्ययनाय। तो अध्ययन के लिए पास में, अध्ययन के लिए पास में। फिर है परिकार्यः परिग्लान कार्याय, तो कार्य के लिए पास में या कार्य के लिए चारों ओर, कोई भी अपन कर सकते हैं इसका प्रयोग। जैसा सेंटेंस में उचित बताया जाता है वैसे ही हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी प्रकार बच्चों ने देखा कि प्रातिपद सामासिक पद में हमने प्रा अपि सम आदि उपसर्गों का प्रयोग किया और फिर इसी को लेकर हम अलग अलग सेंटेंस भी हमने बनाए और किस प्रकार वो प्रथम पद में इसका प्रयोग होता है, द्वितीय पद में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, वो हमने देखा। तो इसी प्रकार इसका एक चौथा नंबर उपपद भाग को देखते हैं। उपपद तत्पुरुष समास में, उपपद तत्पुरुष समास में देखते हैं जब किसी सामासिक पद में सामासिक पद यानी कि समस्त पद में द्वितीय पद कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द नहीं होता है, अपितु तिंग प्रत्ययों को छोड़कर, तिंग प्रत्यय
जो होते हैं, इसमें क्या होता है कि जो धातु रूप है, कौन से, जो धातु रूप है, तिंग प्रत्यय यानी कि धातु के साथ विभक्ति प्रत्यय होता है, यानी कि धातु प्लस विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग होता है। और ये तीन प्रत्यय 18 होते हैं, लेकिन अपने जो काम के हैं वही देखते हैं ना। तो यहाँ तिंग प्रत्यय को छोड़कर अन्य किसी प्रत्यय के रूप में प्राप्त होते हैं, तो वहाँ उपपद तत्पुरुष समास होते हैं। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण बात कि पदों का विग्रह करते समय प्रथम पद में उचित विभक्ति लगती है या उचित विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। ये महत्वपूर्ण बात है कि लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि समस्त पद समास विग्रह। ठीक है, इसमें देखिए कुंभकार, कुंभिनी घड़ा, पॉट, ठीक है ना। कुंभमकार यानी कुंभ को आकार देने वाला, यानी कि कुंभ का कार्य घड़े का कार्य करने वाला या घड़ा बनाने वाला। कुंभम चमक कर क्या होगा, कुंभम करोति, घड़ा बनाने वाला। चित्रकार, चित्र को आकृति देने वाला, चित्रम करोति, चित्र बनाने वाला। ज्ञान प्रद, ज्ञानम प्रददाति, ज्ञान को प्रदान करने वाला। ज्ञान को प्रदान करने वाला। कष्टप्रदः, कष्टम प्रददाति, कष्ट देने वाला या कष्ट प्रदान करने वाला। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। सर्व जानाति, सब कुछ जानने वाला। सब कुछ जानने वाला। ठीक है ना। उसी प्रकार जलद यानी कि बादल कह सकते हैं अपन। जलम ददाति, जल देने वाला। सरोज, सरोज यानी कि सरसी जायते, सरसी जायते यानी कि पानी में उत्पन्न होने वाला। ठीक है, उसी प्रकार हम इसमें देखते हैं तिंग प्रत्यय। तो अब देखिए तिंग प्रत्यय जो परस्मै पद प्रत्यय होते हैं, यानी कि दूसरे पर निर्भर, इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष में तीनों वचन क्या होगा, तिप, तस और झी। तिप, तस और झी। ठीक है ना। मध्यम पुरुष में सिप, थस, थ। उत्तम पुरुष में मिप, वस, मस। ठीक है ना। तो इस प्रकार तिंग प्रत्यय हमने देखे जो धातु के साथ विभक्ति प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें इसके कुछ उदाहरण आप देखें। उपपद तत्पुरुष समास के स्वर्णकार, लाभप्रद, मर्मज्ञ, पयोद, मनोज। ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, वीडियो को अच्छी तरह से सुनना है, और ये जो आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इन प्रश्नों को भी अच्छी तरह से ढंग से पढ़ना है, समझ के करना है। और प्रत्येक प्रश्न और जो उदाहरण दे रखे हैं उनको भी आपको करना है, कोशिश करके कि ये होने चाहिए। और जो भी समास पढ़ाया है उन समासों को भी अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग उदाहरण के रूप में अलग अलग इनके सूत्र के द्वारा भी बताया जाता है। कुछ वार्तिक भी होते हैं, उनके द्वारा भी बताया जाता है।
और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा, यानी कि एक बार देख लिया लिख लिया अरे हो गया, ऐसा नहीं है। कई इस प्रकार के उदाहरण आते हैं आपके, यानी कि आप 8th से 9th में आ गए, थोड़ा स्टैंडर्ड भी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, कई उदाहरण भी अलग अलग टाइप में आएंगे, है ना। तो इस प्रकार आप पढ़ें बच्चों, और जिनके भी विद्यालय शुल्क बकाए हैं वो जमा करा दें। थैंक यू।